नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करना जायज नहीं है। इसे पढ़िए, समझिए, लेकिन इसे लेकर इमोशनल बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि हमारे देश के नेता करीब करीब हर रैली में धर्म और जाति को भुना रहे हैं और विकास कहीं पीछे छूट गया है। आलम यह है कि धर्म जरा फीका पड़ा तो खुद प्रधानमंत्री ने जाति को लेकर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के माधा में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछड़ा समाज से होने की वजह से कांग्रेस और नामदार उन्हें गाली दे रहे हैं। सभी चोरों को मोदी कहकर कांग्रेस ने पिछड़ों का अपमान किया है। हम इस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों से सवाल पूछेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि जाति का कार्ड खेलने में किसी भी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी में चुनाव में जाति समीकरण बिठाने के लिए दलित को राष्ट्रपति बनाया। हालांकि बाद में विवाद बढ़ने पर अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इसकी सफाई दी है। इसी फहरिस्त में बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम भी शामिल है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर पलटकर यह आरोप लगा दिया कि दलित होने की वजह से उन पर कार्रवाई की गई है। इलेक्शन कमीशन ने बैन समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर भी लगाया, आपको मालूम है। तो विक्टिम कार्ड खेला गया वहां से भी। आजम खान के बेटे ने मुस्लिम होने की वजह से कार्रवाई होने का आरोप लगा दिया। अब सवाल यही है कि क्या ये सभी पार्टियों के जाति और धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भुनाने की वजह से विकास कहीं पीछे छूट गया है? क्या इसी आधार पर ये पार्टियां वोट लेना चाहती हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कुछ बयान सुन लीजिए। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा, और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब जब चौकीदार चोर है, मामला चला नहीं, तो अब हर व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो रामनाथ जी कोविंद जो है, राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव है, कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है, तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए। उन्होंने सलाह दी होगी, मेरा ऐसा मानना, कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया जाति समीकरण बैठाने के लिए, और अडवाणी साहब छूट गए। बनना अडवाणी साहब को था। देश उम्मीद कर रहा था अब कम से कम अडवाणी साहब को वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार है। वंचित नया नाम आ गया, वो उनकी पार्टी का फैसला। मुझे उसमें मेरा व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, पर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बात लिखी हुई थी। कोई चुनौती नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। इतनी बड़ी संख्या यहाँ पिछड़े समाज की है, दलित समाज की, अल्पसंख्यक समाज की है, तो चार घर पंडित कितना लड़ पाएंगे भाई हम लोग। इलेक्शन कमीशन से, चुनावी आयोग से हम अपील करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठने वाले देश के राष्ट्रपति पर इस प्रकार के बयान करने के लिए इसके स्वतंत्र वो खुद इसकी संज्ञान में लें और अशोक गहलोत को नोटिस दें, उनको माफी मांगने का उन पर दबाव बनाएं और देश के किसी और नेता
देश के राष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रकार के राजनीतिक इस प्रकार बयान न करें, इस प्रकार उनका सम्मान को कष्ट देने वाले इस प्रकार का काम न करें। इस प्रकार संविधान को, चुनाव आयोग को खुद संज्ञान में लेकर कहना चाहिए, क्योंकि किसी एक राजनीतिक दल से कोई ताल्लुकात नहीं है राष्ट्रपति जी का ऑफिस का। तो कहीं धर्म के नाम पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, कहीं जाति के नाम पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, विकास कहीं पीछे छूट गया है। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जब भी फैसला कीजिए, चुनाव चल रहे हैं और इसीलिए जब इस तरह की खबरें आप देखते हैं तो सवाल नेताओं से जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या जाति धर्म के नाम पर बांट करके ही वोट लेना चाहते हैं, विकास की बात आखिर क्यों नहीं करते हैं, क्या भरोसा नहीं है उस पर। आइए कुछ खास मेहमानों से हम आपका परिचय करवा देते हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे। कुमार अशोक बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नाहिद खान समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, अभिषेक राज कांग्रेस पार्टी की ओर से रहेंगे हमारे साथ, दिनेश पाठक वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ रहेंगे, एचएल दुसाद जी रहेंगे हमारे साथ, दलित चिंतक हैं। आपका भी स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में कुमार अशोक जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो बयान दिया है महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने, उसका बहुत जिक्र हो रहा है और फिर से एक बार ये लग रहा है कि विकास कहीं पीछे छूट गया, जिसका जिक्र इस डिबेट में मैं चाहूँगी कि लगातार होना चाहिए कि विकास पर बात आखिर क्यों नहीं नेता कर पा रहे हैं, क्यों कभी धर्म पर कभी जाति पर चले जाते हैं। जो अभी तक विकास के कामों पर आप रहने की बात करते थे, क्या उस पर से भरोसा उठ गया? क्या धर्म का कवच काम नहीं आया, इसीलिए अब जाति के कवच से आप वोट लेना चाहते हैं लोगों को भ्रमित करके? देखिए, आपका ये जो डिबेट है आज, निश्चित तौर पर एक बहुत उच्च कोटि की और बहुत अच्छी डिबेट है। मैं तो चाहता था कि इस डिबेट पर आज कुछ कंक्लूड होकर के जाए, लेकिन शुरुआत ही राजनीति और सियासत से हो गई है, तो मुझे अब जवाब देना बाध्यता है। जहाँ इस देश में जोड़ों की संस्कृति तो ख़त्म करके, देश में अखंडता की संस्कृति को समाप्त करके तोड़ो फोड़ो और लूटो की संस्कृति को पैदा किया गया। उसके जवाब में भाई नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले कहा सबका साथ सबका विकास। अभी पिछले 5 वर्षों में अगर आप कहीं पे चर्चा देखिए, चाहे विपक्षियों ने आरोप भी लगाया होगा, तो विकास हुआ, नहीं हुआ या कम हुआ, इसी पर चर्चा हुई होगी, कहीं पर जाति की बात नहीं आई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, जो पंक्ति में अंतिम स्थिति पे खड़ा है, उस कमज़ोर व्यक्ति तक, मजदूर तक, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, इससे कोई मतलब नहीं था। उसको मजबूत करना और उसके जीवन स्तर को उठाना, अपनी सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमने काम किया। मोदी जी ने क्या किया? कुमार अशोक जी, मेरा सवाल ही आपसे यही था कि उन्हीं मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। अगर मुद्दों पर विश्वास नहीं होता है, क्या तब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश नेता करते हैं, जो इस रैली में नरेंद्र मोदी ने किया है? देखिए, हमारी तो पहली मूल भावना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कि संघर्ष से नहीं, सेवा से आपको कामयाबी मिलेगी। हम सेवा की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ तो इस बात का प्रश्न ही पैदा नहीं होता उनके किस बयान को किस दृष्टिकोण से लिया जा रहा है, क्यों उनको जाति में बांटा जा रहा है। जिस आदमी ने कहा कि मेरे पिताजी चाय बनाते थे और मैं वहाँ पे काम करता था, पता ये चला कि जो उनके चाचा की चाय की दुकान थी उसको लोगों ने चाय वाला कह दिया, पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, और वो चाय वाला कामयाब हो गया। तो जो परंपरागत राजनीति थी इस देश की कि हजूर का बेटा हजूर बने, उस परंपरागत राजनीति को तोड़ा हमने, और अब मजदूर का बेटा भी हजूर बनेगा, ऐसी पद्धति हमने करके लोगों को दिखाया कि आज वही संघर्ष है। तो गाथे में हमने जातिगत आधार को खंडित किया है, हमने जातिगत आधार की भावना को तोड़ा है। हम तो सीधा सीधा विकास, सबका विकास की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं चौकीदार की बात जाति के आधार पर, वो पूरे जाति को, पूरे समुदाय को कह रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा था कि आप अगर मुझे गाली दे रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलते हुए ये कह रहे हैं कि आप पिछड़ों को गाली दे रहे हैं। क्या ये मुद्दों से भटकाना नहीं है? नहीं, भड़काने की बात बिल्कुल नहीं है। क्यों इतने बड़े परिवार ने उनके ऊपर इस कदर आरोप लगाया कि ये चाय वाला है? सबसे पहले किसने? मणिशंकर अय्यर ने बोला था, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने बोला, उसके बाद वो बात आई तो सोनिया जी ने बोला। तो ऐसे लोग, आज मैं आपसे सवाल करता हूं, जिस मनमोहन सिंह जी ने 10 साल तक, और बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, पूरी दुनिया में उनका सम्मान है, आज एक भी पोस्टर उनका आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं उनके नाम की चर्चा आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर तो जो आगे आगे चलने वाले लोग हैं,
और इसकी शुरुआत कब होती है सुब्रा जी, ये भी बहुत करना जरूरी है, कि वरना डिबेट तो फिर कांग्रेस और भाजपा में आ जाएगी। चूंकि आपने शुरुआत में कहा कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है और उस पर कुछ गंभीर बात होनी चाहिए, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पर टारगेट करना ठीक नहीं है और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में उस रैली में वो बात कही कि पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है और पूरे समुदाय को गाली दी जा रही है। चौकीदार आप ये कह रहे हैं, चौकीदार की बात की गई ना, आप ये कह रहे हैं, उनका संदर्भ चौकीदार, आप ये कह रहे हैं ना कि किसी के जन्म के आधार पर किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी के जन्म के आधार पर किस परिवार में कौन जन्म लेता है ये उसके बस में नहीं। अशोक गहलोत जी ने क्या कहा? ये उसके बस में नहीं। जो राष्ट्रपति का पद है उसके वो कलंकित किया। सवाल सुन लीजिए सर, किसी का बस नहीं है इस बात कर कि वो किस परिवार में पैदा होता है। अगर आप किसी को नामदार कह के संबोधित कर रहे हैं, क्या उसका बस है कि वो किस परिवार में पैदा होगा? यस, इसमें तो उनका बस है, क्योंकि सेवा वहां नहीं है। जो सेवा का मार्ग गांधी जी ने दिखाया था, उस सेवा से पूरी तरह से पथभ्रष्ट होकर के वो पूरा का पूरा सिर्फ नाम का काम कर रहे हैं और एक परंपरा अपने समाज की, अपने नाम की आगे चला रहे हैं। चाहे वो नेहरू जी की बात करिए, सुब्रा जी नेहरू जी की बात करिए, नेहरू जी की बात, इंदिरा जी आए, ये तो सिलेक्टिविटी हुई ना सर। ये कैसे एक्टिविटी हुई? यही तो नामदार है, यही तो नामदार है कि हजूर का बेटा हजूर बनेगा। आज मुलायम सिंह जी का बेटा, मुलायम सिंह जी के बाद जाति कार्ड खेल रहे हैं, फिर आप विक्टिम कार्ड जी के बाद क्या उनके दल में और काबिल लोग नहीं थे? क्यों उनको परंपरागत रूप से अखिलेश जी को लाना पड़ा, जो अनुभवहीन थे, उनके पास कोई अनुभव नहीं था, लेकिन लाना पड़ा? तो आज मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं हजूर का बेटा हजूर बने, उसको हमने हटाया, तो वो आपके पार्टी में से भी ऐसे कई नाम गिनवा देंगे और गिनवा रहे हैं। नहीं, इसमें नाम गिना रहा हूं, उपराष्ट्रपति जी ने क्या बोला था? लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, क्या आपने जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा गया कि उनकी जाति क्या है? क्या जाति नहीं बताई गई? बिल्कुल नहीं, हमने ये नहीं बताया कि उनकी जाति क्या है, हमने ये बताया कि उनके संघर्ष, खुद अपना प्रेस उनके संघर्ष की गाथा हमने बताई कि किस संघर्षों के साथ आज वो इस कामयाबी पहुंचे। आप जरा देखिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड कि वो क्या क्या पदों पर रहे हैं। वो सीधा राष्ट्रपति नहीं बना दिए गए कि उस जाति में पैदा हो तो उनको राष्ट्रपति बना दो। उनके संघर्ष को देखिए और उनकी सेवाओं को देखिए। आप संघर्ष कह रहे हैं, हम सेवा कह रहे हैं। संघर्ष की बात जो करके दिखाते हैं, उनका क्या संघर्ष, सोनिया जी को क्या संघर्ष था? वो वहां से आई सीताराम केसरी को किस तरह बाहर उठा के फेंक दिया गया था, आप सब देखिए ना। बाबू जगजीवन राम जी को किस तरह बाहर उठा के फेंक दिया गया था, आप देखिए ना। आप अगर देखेंगी तो ऐसे दिनेश पाठक जी, क्या ये सिलेक्टिविटी है? बोलना जरूरी है। हाँ। हामिद अंसारी जी ने उसी पद पे बैठे हुए, उपराष्ट्रपति पे बैठे हुए, जो कलंकित किया था अपने पद को, उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूं इसलिए वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। ये जो कलंकित किया था, उसने एक लाइन खींच दी है कि आज लोग उस तरह की बात कर रहे हैं। उस डिबेट में मत जाइए, फंस जाइएगा। उस डिबेट में मत जाइए, आप फंस जाइएगा। और यहाँ पर फिर से एक बार वो कार्ड खेलने की कोशिश मत कीजिए कुमार अशोक जी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। राष्ट्रपति ने जो बोला था, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। दिनेश पाठक जी, जिस सिलेक्टिविटी की बात हो रही है, क्या वो बीजेपी के एक्शंस में दिख रही है? खाली बीजेपी में नहीं दिख रही है। नहीं, मैं आऊंगी, अलग पार्टियों पर भी आऊंगी, सभी पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अगर बीजेपी के एक्शंस की बात करें, क्योंकि शुरुआत मैंने कुमार अशोक जी से की है, दलित की बात या पिछड़े की बात या फिर किसी और जाति की बात, क्या इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है उसे कि आज ये नौबत आई है कि भरे मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं जाति के नाम पर? ये होता रहा है, हो रहा है और आगे भी होगा। ये सारे दलों के लोग कर रहे हैं। किसी के पास फुर्सत नहीं है। वोटों का पोलराइजेशन होगा कैसे? अब स्कूल की बात करके, शिक्षा की बात करके, रोजगार की बात करके, सड़क की बात करके, बिजली की बात करके वोट पोलराइज नहीं होता है। ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है लोगों को इकट्ठा करके वोट अपने पक्ष में खींचने का। तो इसलिए सारे राजनीतिक दल वो काम करते रहेंगे, हम बहस करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, वोट पोलराइज होता रहेगा। ये खाली मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, ये सारे दलों का ये संकट है। और ये राजनीतिक दल के लोग अभी इससे ऊपर नहीं उठेंगे। अभी तो और खंड खंड होगा, अभी और नीचे तक जाके जाति गिनाई जाएगी। अभी ये खत्म होने वाला खेल नहीं है। ये खेल बहुत ही घटिया स्तर पर पहुंच गया है। इसके बढ़ने की उम्मीद मुझे कम से कम दिख रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश की जमीन पर जहां हम बैठे हैं, 1.5 करोड़ बच्चे छोटे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, 5.5 लाख मास्टर उनको पढ़ाते हैं। जिस घटिया कोर्स को पढ़ा के उन बच्चों को हम अमेरिका भेजना चाहते हैं, जो लखनऊ के किसी स्कूल में दाखिला नहीं पा सकते, उनकी बात क्यों नहीं होती? बेरोजगारी, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में आज पढ़ रहा था, जिसमें यह लिखा गया है कि हायर एजुकेशन के लोगों की नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। छोटे लोगों के लिए थोड़ी मोड़ी नौकरियां हैं, बट जो इन्होंने ज्यादा पढ़ाई कर ली है उनकी नौकरियों की भारी कमी आई है। इस पर क्यों बात होगी? क्योंकि वोट यहां से नहीं इकट्ठा होता है,
वोट इकट्ठा होता है, जाति के नाम पर वोट इकट्ठा होता है, धर्म के नाम पर, तो वो सब लोगों के लिए सॉफ्ट है और सबसे सेफ है, जहां कोई रिस्क नहीं है। अपने अपने जाति को, अपने अपने धर्म को तोड़ो और उसको एकजुट करो और उसको वोट में कन्वर्ट करके अपने वोट की तारीख के हिसाब से वोट डलवाओ और फिर 5 साल के लिए मन निश्चिंत करके फिर विकास की बात कर लेंगे ना, अभी क्यों करें? एचएल दुसाद जी, ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन सर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ अब दुसाद साहब, ये कह देना बहुत आसान है कि ऐसा ही होता है, सभी पार्टियों में होता है, लेकिन हम चूंकि स्पेसिफिक बयानों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्पेसिफिक बात करें और उसी के इर्द गिर्द रहें, तो जरा समझने की कोशिश करने में आसानी होगी कि आखिर ऐसे बयान किन परिस्थितियों में दिए जाते हैं। और अगर आज हम ये कह रहे हैं कि खासतौर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए जो लोग हैं, उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए और वो जो कहते हैं उसका समाज में असर रहता है और बहुत बड़ा असर पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो जो महाराष्ट्र में हुई या फिर जो अशोक गहलोत साहब ने कहा। अशोक गहलोत साहब ने उसके बाद ट्वीट करके सफाई दी है, उन्होंने कहा है कि उनका मकसद ये नहीं था, बल्कि वो किसी खबर को कोट कर रहे थे, वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की इज्जत करते हैं। मुझे ख्याल नहीं आता कि क्या बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई सफाई आई है। ये किन परिस्थितियों में होता है सर? एचएल दुसाद जी। सुब्रा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। हाँ, कि किन परिस्थितियों में इस किस्म के सवाल उठाए जाते हैं। तो मैं बतलाऊं, आज भारत की स्थिति जो है, विशेष करके आर्थिक मोर्चे पर मोदी ने भारत को जिस पोजीशन में ला दिया है, इसके सिवा दूसरे मुद्दे उठ ही नहीं सकते हैं। आपने जो विकास की बात की, आपको पता होना चाहिए कि मोदी के रिजीम में जिस लेवल पर आर्थिक विषमता पहुंची है, दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में मोदी जी ने इस देश को जितना पीछे ला दिया है, आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, लेखिका का कहना था कि पिछले 5 सालों में ये देश जितना पीछे गया है, कोई व्यक्ति प्रयास करके 100 सालों में भी नहीं उठा सकता, वहां पर ले जा सकता है। आपको पता होना चाहिए, दलितों की बात ये हो रही है, मोदी जी जो है, मोदी की उनकी एक बड़ी खास स्टाइल रही है। वही स्टाइल ये है कि ये झूठ बोलो और असल काम बाद में करते जाओ, सामने से करते जाओ। मसलन दलितों के मुद्दे पर आप आइए, इन्होंने जो है 2015 में आपको संविधान दिवस की घोषणा किया। इन्होंने अंबेडकर के प्रति प्रेम दिखलाने में औरों को बहुत पीछे छोड़ दिया कि प्रेम प्रदर्शन तो इन्होंने खूब किया, लेकिन दलितों को बर्बादी के जिस स्टेज पर इन्होंने पहुंचा दिया, दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए कि आज की तारीख में टॉप की 10% आबादी का 90% वेल्थ पर कब्जा हो चुका है, और इतने भयावह पैमाने पर अगर कब्जा हुआ तो उसके लिए जिम्मेवार है सिर्फ और सिर्फ मोदी। एक आंकड़े के हिसाब से सभी लोग बतलाते हैं कि 1.1% आबादी के हाथ में 73% वेल्थ चला गया है। इस विषय में आपको बतलाना चाहूंगा कि सन 2001 में टॉप की 1% आबादी के हाथ में 33% वेल्थ था, जो बढ़ते बढ़ते 2016 तक पहुंचता 58.5%, अर्थात 2016 से लेकर के 2000 से लेकर 2016 तक सिर्फ 21% इजाफा होता है। 37 से लेकर के 58-21% का इजाफा होता है। रोजगार के आंकड़े नहीं दिखाए लेकिन मोदी की आर्थिक नीतियों का कमाल है सुब्रा जी, कि 2016 का 58% जो है एक साल में जंप करके पहुंच जाता है 73% पर। तो आज की तारीख में टॉप की 10% आबादी का 90% वेल्थ पर कब्जा हो चुका है। और आप जिन दलितों की बात कर रही हैं, आपको मैं आंकड़े के साथ बतला दूंगा कि दलितों की आबादी इतनी है, लेकिन वेल्थ पर जो है ये सिर्फ 1% वेल्थ पर जो है सर्वाइव करने के लिए मजबूर है। तो आप ये कह रहे हैं कि इन आंकड़ों से ध्यान भटकाने के लिए, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मोदी विकास के मुद्दे पर आ ही नहीं सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान राष्ट्र को सौंपने के एक दिन पहले पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में कहा था कि 26 जनवरी 1950 से हम एक एडवर्स लाइफ में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी समानता, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मिलेगी भयंकर विषमता। हमें नियर मोस्ट फ्यूचर में आर्थिक और सामाजिक विषमता का खात्मा कर लेना पड़ेगा, नहीं तो डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है जनता विषमता से पूरी ध्वंस करके रख देगी। सुब्रा जी, आप जाइए, राजनीति का मेन मकसद जो होना चाहिए था डेमोक्रेसी की रक्षा, डेमोक्रेसी को मजबूत करना, और उसके लिए जो सबसे जरूरी था आर्थिक और सामाजिक विषमता का खात्मा करना। और मोदी जी के रिजीम में 5 सालों में जिस तरीके से आर्थिक और सामाजिक विषमता का ये हुआ है, फर्क आया है, जो ग्रोथ हुआ है वंचित और क्या नाम है ये जो समृद्ध तबकों में, वो दुनिया के इतिहास में कहीं हुआ ही नहीं। इस शख्स के कामों के वजह से भारत उस जगह पर पहुंच गया है
जहाँ एक क्लास स्ट्रगल की स्थिति पैदा होगी, ठीक है, वर्ग संघर्ष की स्थिति लेकिन पैदा मैं होगी, आपसे ये भी लोग समझने की विस्फोटित कोशिश कर करूंगी सकते जब हैं मैं दोबारा आपके पास डेमोक्रेसी के आऊंगी नाम सर, पर। जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सर, तो अब मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि अगर ये कहा जाता है कि दलित होने का फायदा लेने के लिए किसी शख्स को राष्ट्रपति बना दिया गया, क्या ये उसके पूरे स्ट्रगल ये को तो इसी कम को कह करके सकते हैं देखने कि उन्होंने जैसा यूज है? किया है, बिल्कुल, दिया है, उनकी जाति का यूज ये करने मैं आपसे के लिए मोदी पूछूंगी ने सर, हमेशा लेकिन जो है, जो अपनी आपने जाति का गेम ठीक खेला है है, सबसे जो बढ़ आपने के। सवाल खड़ा किया है उस पर मैं छोटा सा दूंगा जवाब मैं इसका। कुमार अशोक जी का ले लेती हूँ, उसके बाद अभिषेक राज का रुख करूंगी। कुमार अशोक जी, ये उनका अपना व्यक्तिगत रुख है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आदरणीय रामनाथ कोविंद जी जिस संघर्ष गाथा में जिन जिन पदों पर रहे हैं उनको उनके बारे में शायद जानकारी नहीं है, और वो डायरेक्ट वहाँ नहीं बैठाए गए हैं। इसके पहले वो राज्यपाल भी रहे हैं, वो गवर्नर भी रहे हैं, और कई पदों पर वो शोभायमान रहे हैं, और उन्होंने उस पर पूरे तरह से न्याय किया है। अपनी योग्यता के आधार पर वहाँ पहुँचे हैं, ना कोई जाति के आधार पर वहाँ पहुँचे हैं। दूसरी बात, नहीं, जो कह रहे हैं कि किन 1980 परिस्थितियों में जो इस 5 तरह साल के की बात बयान कर रहे दिए जाते हैं, हैं। आज महंगाई दर कितनी कम हुई है उसके बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। वो सीधे तौर पर लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं, और जो उनका कथक है ये 23 मई के बाद वो स्वयं तारीफ करेंगे कि मोदी ने काम किया है। ये 23 मई तक भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं वो, और उसमें वो कामयाब होने वाले नहीं मैं कह रही हूं कि दलों जो को HL दिलों को दुसाद जी बांटने ने, वाले सर, लोग आज समझौते की बात समझा रहे हैं। मैं दुसाद जी ने जो समझ सवाल गया खड़ा हूं किया कि है। 5 साल पहले, आज से 4 साल पहले दूध की नदियां बह रही थी, चारों तरफ खुशहाली थी, चारों तरफ लोगों के पास कुमार नौकरियां अशोक थी, जी, कुमार हर अशोक आदमी जी। जो है वो अशोक पूरी तरह से जी, प्रतिष्ठित आप लोगों को था। संघ इनकी परिवार की बातों यही पर शिक्षा पूरी मिली तरह है, विषमता का इस आरोप। तरीके से भ्रमित करने का ये पूरे विषमता और भ्रम फैलाने की ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आज बाबा साहब इस के तरीके प्रति से सामाजिक चाहे और हमने आर्थिक जिस तरह विषमता से बढ़ी, आपने देखा नहीं, सामाजिक विषमता पे आ रहा हूं मैं सामाजिक विषमता पे आ रहा हूं। 1980 नहीं, का आप- जिक्र करूंगा, आप 1980 पॉलिटिकल का पार्टीज देखिए। का जिक्र करने जब लग गए 1980 सर, आप विपक्ष का जिक्र करने लग गए। मैं ये कह रही थी कि जो दुसाद साहब ने सवाल खड़ा किया है उसका तो मोदी जवाब के देना 5 चाहिए। साल के कार्यकाल में आप बताइए पिछले 5 सालों में किसी ने महंगाई की बात की क्या? 34 करोड़ हमने जनधन खाते खोले, 34 करोड़ जनधन खाते खोले। किसके खुले हैं आप देखिए, क्या एक जात के खुले हैं? हमने 19 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया है, चाहे वो उज्ज्वला का हो, चाहे वो आवास का हो, चाहे वो उनको सहायता पहुंचाने का हो, चाहे हमने जो इस समय पर 5 लाख करोड़ रुपए हमने जो बांटे हैं, जिसमें हमने फिर लोगों भी को- विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत पड़ रही है। ये कौन है लाभार्थी? अगर इतना ही विकास हो गया, योजनाएं आप जमीन क्या पर चाहते हो? उतर गई, योजना फिर का भी एक धर्म वर्ग के नाम सब में बंटना पर, नहीं चाहिए। जाति के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत ये क्यों जो पड़ रही है? सर, ये आप योजना मुझे का लाभ समझा है दीजिए। वो किसी एक तक नहीं रह सकता, सब पे समानता पूर्वक उसके जाना चाहिए। बावजूद क्यों विक्टिम कार्ड उन्होंने खेलने सिर्फ की जो बात कोशिश कर खेली रही है? थी इसका वो मतलब उन्होंने ये कहा था है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए ये हमने योजनाएं क्या जो सिर्फ कागज पंच पर हैं? तीर्थ विकसित किए हैं, उन्होंने पंच तीर्थ कहा था, जिसका अगर इन्होंने इसके 5 महीने बावजूद, तरीके से अगर मार जो दिया। आप ये पूरी ये फहरिस्त इसके लिए लेकर आए इनका हैं, जो शब्द पूरा नोट शर्मनाक करके है, आए हैं, इनको क्षमा मांगनी चाहिए। उसके उन्होंने पंच बावजूद तीर्थ विकसित कुमार करने की अशोक बात की जी, थी, अगर जिसको जाति उन्होंने और धर्म असम्मान का तरीके जिक्र से आपको रखा है। रैलियों से मैं करना खंडन पड़ करता रहा हूं इस बात है, का। तो क्या वो जो आपने योजनाएं बता रहे हैं वो सिर्फ कागजों पर है? नहीं। क्या इसीलिए आपको उसके तो धर्म और लाभार्थी जाति के हैं, नाम उनके पर वोट टेलीफोन मांगना नंबर, पड़ रहा उनके है? आवास नंबर, सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन उनको मानना नहीं है। ये जो ये बाटो वाली जो गैंग है, जो सबूत वाली गैंग है, उसके ये भी एक सदस्य हैं, वो इसी तरह से मांगते रहे। अरे पांडे जी, समस्या नहीं, समस्या होता विकास का बंटवारा। महंगाई एक दिन नहीं आई, डेवलपमेंट तो एक हुआ, दिन लेकिन चर्चा उसका नहीं क्या आई, लाभ मिला? जहाँ रोज महंगाई की बात होती हाँ, थी, जहाँ लोग प्याज पे चुनाव लड़े हैं, जहाँ लोग आलू पे चुनाव लड़े हैं, जहाँ इस देश में टमाटर पे चुनाव लड़ा गया है, पहली बार राष्ट्रीय व्यवस्था पे चुनाव लड़ा जा रहा है। चलिए ठीक है, अभिषेक जी एक सेकंड, अभिषेक जी मैं आपके पास आ ही रही हूँ, आपके लिए भी सवाल बहुत हैं, आप चिंता मत कीजिए। सवाल ये है कि किस इसका किस जवाब तरह तो के क्यों हो रहा है बयान, ऐसा? किस किस तरह के बयान सर, किस किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? जो अशोक गहलोत साहब ने कहा उस पर तो आप बताइए ही कि क्यों आखिर किसी एक व्यक्ति के संघर्ष को आप जाति में जकड़ देना चाहते हैं, और ये कह देना बहुत आसान है कि उनकी जाति की वजह से उनको वो सीट दे दी गई, उनकी जाति की वजह से उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। जब राष्ट्रपति के पद की बात करते हैं, सीट तो छोड़िए, तो भी आप इस बात का ख्याल नहीं रखते, ऐसा क्यों? दूसरा, सिद्धू साहब क्या कह रहे हैं? एकजुट होकर वोट करो, एक खास समुदाय को, मुसलमानों को वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि एकजुट होकर वोट करो तो मोदी सुलट जाएगा। क्या तरीका है सर? मायावती भी तो वही कह रही है। अरे भाई एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए। कि ऐसा जहाँ तक गहलोत साहब के बयान की बात है तो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। उन्होंने उसकी सफाई भी पेश करी है जिस तरीके से पेश किया गया, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। चित्रदुर्ग में, कर्नाटक में मोदी जी की एक रैली हुई थी
जिस रैली में उन्होंने स्वयं ये बात बोली थी कि हमने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम किया और कोविंद साहब को राष्ट्रपति बनाया है। अशोक भाई इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, प्रखर वक्ता हैं, इनको इस बात की जानकारी भी होगी। और जहाँ तक अन्य बातों की बात हुई कि उन्होंने कहा कि मोदी को चोर बोला और पूरे समाज को ले आए, तो मोदी जी देखिए शब्दों के बाजीगर हैं, बाजीगरी उनके अंदर है बहुत ज़बरदस्त तरीके की, और वो जानते हैं कहाँ पे किस तरीके से क्या बात करनी है और किस तरीके से लोगों को उकसाना है, इमोशन से खेलना। देखिए देश की जनता बहुत इमोशनल है और उसके इमोशन से खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्ष से किया है और 2013 में भी यही काम कर रहे थे, तभी 14 में सत्ता में आए। और मोदी जी ये बहुत भलीभांति जानते हैं, इसीलिए उन्होंने दोबारा इसको घुमा दिया जाति विशेष के ऊपर। अगर आपने 5 वर्ष काम किया था तो आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताते देश की जनता को कि भाई मैंने 5 साल में ये काम किया है। 3 राज्यों के जो चुनाव हुए जहां लोग हार इनको सामना करना पड़ा, वहां भी ये लोग इसी तरीके का प्रचार कर रहे थे। वहां पे भी जाके ये बातें हो रही थी कि भाई विपक्षी पार्टियों की बुराई हो रही थी, परिवारवाद की बातें हो रही थी, खुद भी इनके यहाँ सब बहुत बढ़ चढ़कर है। मगर भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों को कोस रही थी, नहीं बता रही थी कि 15 वर्ष की सरकारों में क्या हुआ। और जहां तक मणिशंकर अय्यर की बातें कर रहे हैं, उधर तो मैं जा ही नहीं रही हूँ, उतना पीछे तो मैं जा ही नहीं रही हूँ सर, उतना पीछे तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। आप ये बोलिए कि बताना जरूरी है। इन्होंने जैसे आपके बड़े नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कह देते हैं कि सभी चोर जो है उनका टाइटल मोदी क्यों होता है, ये क्या शोभनीय है? नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला। उस बात को मोदी जी ने जिस तरीके से इंटरप्रेट करके बता दिया, भड़काने का काम किया। भड़काने वाली बात नहीं है भाई। नीरव मोदी भागा, ललित मोदी भागा, माल्या भी भागा, ठीक है। तो क्या आप पूरे समुदाय को टारगेट कर देंगे? पूरे समुदाय को गलत साबित कर देंगे क्या? चौकीदार आएगा, डंडा चलाएगा और कुछ नहीं होगा इस देश में, कोई नहीं भाग पाएगा भाई। इन्हीं की नाक के नीचे से भागे। लुकआउट नोटिस का नेचर इन्हीं की सरकार में माल्या का चेंज हुआ, वो भागा। तो जवाबदेही जो बनती है, अगर मान लीजिए कि इस डिबेट में बैठा हुआ एक बंदा मोदी, उसका टाइटल मोदी है, अगर कोई मेरा फ्रेंड है, सर सुनिए ना, 45 वर्ष में सबसे ज्यादा अधिकतम। हवाई मत बात कीजिए, हवाई मत बात कीजिए अभिषेक जी। अगर कोई मेरी दोस्त है, उसका टाइटल मोदी है, उसके भावनाओं को चोट पहुंचेगी कि नहीं? अगर आप कहेंगे कि सभी मोदी का टाइटल, सभी जो चोर है उनका टाइटल मोदी क्यों होता है? आपको भी भावनाओं की ख्याल नहीं है? नहीं, ये जो बयान बोला गया है केवल 3-4 लोगों के लिए बोला गया है, कोई समूह के लिए नहीं बोला गया है। जो आप यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं या जिस तरीके से ये इंटरप्रेट कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ भी वही हो रहा है। ये ना हो, किसी जाति को नहीं बोला है। मोदी जी ने पहले भी ये बात बोली थी। मणिशंकर अय्यर के बयान पे भी उन्होंने एक खेल किया था गुजरात के चुनाव के वक्त कि देखो मेरी जात को बोल दिया। अगर आपने किया है, अगर आपने विकास किया है तो आप उस पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते? प्रधानमंत्री जैसी पद पर होकर आपको अगर ये बात बोलनी पड़ जा रही है तो ये बहुत शर्म की बात है। कोविंद जी वाली बात भी मैंने क्लियर करी। ये मोदी जी ही थे जिन्होंने कर्नाटक में इस बात को सबसे पहले उठाया था और बीजेपी के तमाम नेता इस बात का श्रेय लेते हैं कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा सम्मान करते हैं। आज मोदी राज में ही डॉक्टर अंबेडकर की जो मूर्तियां हैं उत्तर प्रदेश में पिंजड़े में कैद है, उसकी सुरक्षा हो रही है, उसको तोड़ दिया जा रहा है। ये इस तरीके की चीजें क्यों हो रही प्रदेश में? ये जवाब तो भाई मोदी को देना चाहिए। ये सवाल बहुत बड़ा है। ये सवाल बहुत बड़ा है कि प्रतीकवाद की राजनीति अगर आप कहते हैं, ठीक है सर, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। प्रतीकवाद की राजनीति अगर की जाती है और बार बार ये कहा जाता है कि देखिए राष्ट्रपति हैं, दलित हैं, अगर ये याद बार बार दिलाया जा रहा है तो क्यों ना सवाल पूछा जाए? छोटा सा जवाब अशोक जी। घोषणा पत्र में लिखते हैं 370 नहीं हटने देंगे और मोदी से पूछते हैं 370 क्यों नहीं हटाया। सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि केस पे सुनवाई नहीं होने देंगे और उसके बाद कहते हैं राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया। पाकिस्तान में जाकर मोदी को हटाने की बात करते हैं और यहाँ कहते हैं कि इंडिया में आके बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे भाई पाकिस्तान कोई समर्थन कर रहा है। हमने आपसे कहा कि हमारे किसी भी नेता ने, मैं बड़े नेता की बात कर रहा हूँ, हमारे किसी बड़े नेता ने कहीं पर अगर बोला हो, मैं स्वयं प्रवक्ता हूँ पार्टी का, कहीं पर अगर बोला गया हो कि हमने दलित को दिया, हम बार बार कहते रहे कि योग्यता के आधार पर हमने पद बांटा। इनके यहाँ मैंने कहा कि हजूर का बेटा हजूर बने, इनकी परंपरा है, हमारी परंपरा ये नहीं है। हमारे यहाँ तो योग्यता के आधार पर दिया जाता है और योगी आदित्यनाथ ने पद दिया। अब ये गलती कहां से है? कांग्रेस ने एक ऐसी राजनीति खेली जिसको गांधी जी ने मना किया था और स्वयं नेहरू से कहा था कि आने वाले समय में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। वो लाइन क्या थी? और ड्रीम। ठीक है, ठीक है, अब दूसरों को मौका दीजिए। नाहिद खान को मौका दीजिए सर, एक सेकंड। अभिषेक जी बस ठीक है, नाहिद खान को मौका दीजिए। कास्ट क्रिएट एंड ड्रीम, एक सेकंड। इसका गलती थी कि जिसकी वजह से आज पूरी जनता परेशान है। चलिए ठीक है, कास्ट क्रिएट एंड ड्रीम। नाहिद खान जी और धर्म, एक सेकंड सर, सब आप ही लोग बोल लेंगे तो बाकी लोगों के पास क्या बचेगा बोलने के लिए?
की बात कांग्रेस अब आप ही लोग बोल इसी पर वोट मिलता है। तो राष्ट्रीय पार्टी होने का ऐसे दम मत दिखाइए सर। एक सेकंड आप दोनों को रोक रही हूँ, बाकी पार्टियों को मौका दीजिए। नाहिद खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। नाहिद खान जी, आपसे भी सवाल वही है। देखिए, आपके लिए भी कई सारे ऐसे बयान हैं जो पहले से पब्लिक डोमेन में चल रहे हैं और सवाल पूछा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है, सब पर कार्रवाई करता है, उसमें हर पार्टियों के लोग शामिल हैं। आपके पार्टी के नेता आजम खान भी शामिल हैं। उनके बेटे क्या कहते हैं? मुसलमान होने की वजह से कार्रवाई की गई। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मायावती चूंकि आपकी सहयोगी हैं, आप जवाब जरूर दीजिए, वो कह रही है दलित होने की वजह से टारगेट किया गया। ये विक्टिम कार्ड खेलना नहीं है तो क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बीजेपी से कहना चाहती हूँ ये हूँ कि ये धर्म और जाति का जो ये खेल खेल रहे हैं, ये खेल मत खेलें, क्योंकि इनको क्षणिक भर का तो लाभ हो सकता है। सत्ता की लालच में मत लड़वाएं अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को, क्योंकि सत्ता के लालच में क्षणिक भर का लाभ होगा, लेकिन कभी इन लोग ने सोचा है कि आखिर उसके बाद भारत का क्या हाल होगा। तो ये जाति और धर्म की जितनी बातें करेंगे उतना ही जातियों में वोट बटेंगे। ये तो भारत माँ को डायन कहने से पहले नहीं, ये आप लोग सोचिए। अब मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी अपने आप को पिछड़ा कह रहे हैं। 2 मिनट मुझे बात करने दीजिए, पूरा अधीर मत होइए, इतने अधीर मत होइए, पूरा करने दीजिए, बोलिए। मोदी जी अपने आप को पिछड़ा कह रहे हैं, हाँ, जबकि साहू समाज के हैं वो। पिछड़ा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने स्वयं ही अपनी बिरादरी को बैकवर्ड घोषित कर लिया था। बीपी मंडल कमीशन के अनुसार साहू समाज के लोग पिछड़े नहीं हैं। ये तो वही बात हुई जैसे पाकिस्तान के तानाशाह अयूब खान ने, जनरल अयूब खान ने अपने आप को स्वयं फील्ड मार्शल घोषित कर लिया था। अब हमारे हिंदुस्तान में जो फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह, उन्होंने स्वयं तो अपने आप को घोषित नहीं किया था फील्ड मार्शल, उनके लिए कमेटी बनी थी, उनको दूसरे लोगों ने ये खिताब दिया था। तो ये मोदी जी ने स्वयं को अपने आप, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अपनी बिरादरी को स्वयं ही उन्होंने घोषित कर लिया पिछड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यादवों को भी प्रिविलेज दे दिया। जस्ट टू टेक द बेनिफिट्स, ओबीसी का बेनिफिट्स लेने के लिए, लोगों के भावनाओं से खेलने के लिए उन्होंने ये किया। अच्छा ठीक, उसका जवाब मैं लेती हूँ कुमार अशोक जी से। आप मायावती बहन जी मायावती जी की बात कर रही थी और आजम जी की बात कर रही थी। अच्छा, अब तो आजम जी को नोटिस मिल गया है और उनको बैन कर दिया 72 आवर्स के लिए। उसी पर तो कहा गया कि मुसलमान होने की वजह से। मैं बता रही हूँ, हाँ, उनको 72 आवर्स के लिए बैन कर दिया गया। अच्छा, ये बात इसलिए उठी क्योंकि अगर आप क्लिपिंग दिखाएं तो उनका अब्दुल्ला जी का पूरा वीडियो दिखाइए, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग एक न्यायालय है तो न्यायालय का काम ये है कि पहले नोटिस भेजते, अब उनको नोटिस ही नहीं दिया, नोटिस दिए बिना उनको मुल्जिम करार कर दिया। तो ऐसा कहाँ कोई न्यायालय करता। मैं खुद आयोग की सदस्य रही हूँ। किसी को भी इंसान कोई भी न्यायालय एक शो कॉज नोटिस तो देता है, स्ट्रेट अवे आपने मुल्जिम करार कर दिया, वो उनको नोटिस देते, वो जवाब देते, उस पे वो मेरिट डिमेरिट पे के बेसिस पे वो अपना जवाब दे देता चुनाव आयोग। तो वो कोई बात नहीं थी। अब मायावती जी ने जो बात कही वो किसी वर्ग को टिप्पणी नहीं की, उन्होंने सभी वर्ग से वोट की अपील की और एक विशेष वर्ग, चूंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है और वो बताती है कि मुसलमान समुदाय के लोग पूरे देश में सबसे ज्यादा फाइनेंशियली और एजुकेशनली वीक हैं। तो चूंकि हम सबसे ज्यादा एजुकेशनली वीक हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो इनको समझाने के लिहाज से उन्होंने वोट अपील की। उसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की उनके ऊपर। तो फिर तो मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, चुनाव आयोग ने कार्रवाई की उनके ऊपर, उनको भी बैन कर दिया कि आप 48 आवर्स नहीं बोल सकती हैं। अब एक तरफ आजम जी को और मायावती जी को बैन कर दिया कि आप लोग नहीं बोल सकते हैं, तो वो किसी भी पब्लिक डोमेन पे नहीं आए, ना उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया, ना मीडिया ने उनको कवर किया, ना वो कहीं गए कि मीडिया उनका कवरेज लेते। लेकिन योगी जी को मालूम है कि मायावती जी ने क्या बोला था, मुझे जवाब देने उस दौलत की देवी ने क्या बोला था, आप इतनी देर बोले, मुझे देवी ने क्या कहा था जान तो लीजिए पहले। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को देखिए कि वो, अरे दौलत की देवी ने क्या बोला था वो तो समझ लीजिए पहले। उन्होंने कहा था कि जो भी देवा में मुसलमान वोट हैं वो एकजुट होकर हमको वोट दें। भी अपील करती हूँ, वो कितनी शर्मनाक बात थी जिसपे आपने बैन किया है, दलित आ गया, मीडिया भी दिखा रही है, तो इलेक्शन कमीशन भी इसका जो है दिनेश पाठक जी, मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा। दिनेश पाठक जी प्लीज, मैं आ रही हूँ, प्लीज मैं आ रही हूँ आपके पास। दलितों को, दिनेश पाठक जी, ठीक है पालन करना मैम, ठीक है। दिनेश पाठक जी, ये जो सिलेक्टिविटी है, क्या ये मजबूरी है तमाम
पॉलिटिकल पार्टीज की? वोटों की मजबूरी है और कोई मजबूरी नहीं है। जिस दिन वोट खत्म उस दिन ये सारी मजबूरी खत्म, फिर सारे लोग एकदम सदाबहार हो वापसी जाएंगे। भी खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर जब चुनाव आएगा तो फिर होगा। उत्तर प्रदेश में खत्म इसलिए नहीं होगा, 2022 में फिर चुनाव होगा। हम लोग को तो रियलाइज कराया गया ना, हम बहुत देर योगी तक जी इसको जब लेके आए तो रोक उन्होंने नहीं गंगा सकते। जल से धो दिया सही मुख्यमंत्री बताइए। आवास, अशोक, तो एक इसलिए लाइन रियलाइज पूछना चाह कराया रहा हूं गया मैं। कि आप पिछड़े हैं, आप दलित हैं। अरे डिम्पल जी का भी बयान पढ़ लीजिए, जो सबसे शर्मनाक है। डिम्पल जी ने ये कह दिया है, जरा चला दीजिए उसको, सुना इसलिए उन्होंने गंगा जल इनको से जरा सुना दीजिए। ये सपा की प्रवक्ता जो है, ये जो पढ़ के आई है वो बोल रही है। आप यहाँ थे तो हम अरे जो पढ़ के आई वो ना बोलिए, जो समझ गए उसको बोलिए। पढ़ के आने से बोलने से काम नहीं चलता है। डिम्पल जी का बयान देख लीजिए, डिम्पल जी का बयान भी देख लीजिए। उन्होंने कितनी शर्मनाक बात कही है और महिला होकर के महिला का अपमान किया है। छोटी सी बात पर जयप्रदा इतना बुरा मान रही है, ये लाइन है उनकी। पूरा नहीं करने दिया। अरे जयप्रदा जी ने क्या कहा? छोटी सी बात पर ये डिम्पल जी ने बोला है, आपकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी ने, एक दानव का अंत करने आई हूं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी ने बोला है कि इतनी छोटी सी बात पर इतना बुरा मान नहीं है। आप कम से कम संज्ञान पे आ जाइए, ये पढ़ के आने से नहीं काम चलता है, यह समझना पड़ता है। और जो आपने मोदी जी की जात बताई है उसके लिए भी शुक्रिया। इस देश में कोई उनकी जात नहीं जानता है। भारतीय जनता पार्टी के जो रैलियों में करते हैं वो यहाँ पर मत कीजिए। मैं संघ से आता हूँ, मेरी जाति लोग नहीं जानते होंगे यहाँ पर। दिनेश पाठक जी को पूरा करने दीजिए। दिनेश पाठक जी पूरा कीजिए सर, और प्लीज टोकिए मत बीच में। सवाल को रिपीट करिए शुभ्रा फिर से। जो डिस्कशन हो रहा है उसमें से कुछ तो सोच रहे होंगे ना सर, आप उसी पे बोल दीजिए। नहीं, मैं ये सिर्फ ये सोचता हूं कि जो मैं पहले कह चुका हूं कि ये बंद होने वाला नहीं है। सबके अपने तर्क हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी चूंकि अभी एक प्लेटफॉर्म पर, तो उनके अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन सब हमाम में नंगे हैं। ये कतई किसी भी सूरत में वोट के अंतिम दिन तक रुकने वाले नहीं हैं। ये और बढ़ेगा। अभी दूसरा फेज ही गुजर रहा है, अभी 5 फेज बाकी हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आता है, सुब्रा आप फ्लैशबैक में जाके देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आता है हम लोग इसी तरह गंदी बातों में फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ वोट इकट्ठा हो जाता है, इमोशनल लोग हैं। हजारों तमिलों और हजारों कश्मीरों पंडितों की, हजारों सिखों की हत्या करने के बाद भी कांग्रेस कहती है कि सांप्रदायिक भाजपा है। इस पर जरा बोल दीजिए। पाठक जी से सवाल आप कर रहे हैं। नहीं, मैं तो पाठक जी सबके लिए बोल रहे हैं, तो बताएं कि सांप्रदायिक कौन है? पूछिए पाठक जी को। हजारों तमिलों की हत्या कराई, हजारों सिखों की हत्या कराई और हजारों कश्मीरों पंडितों की हत्या कराई और कह रहे हैं कि सांप्रदायिक भाजपा है। अरे कम से कम सोचिए तो आप क्या क्या बोल रहे हैं। जैसे वो बोल रही है, अरे भाई अपने अध्यक्षा की तो लाइन ले लीजिए। अध्यक्षा कह रही है कि हमें साथ में रहना है, वो कह रही है बहुत छोटी बात है। एक महिला के लिए इतने 5 जने शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वो, और महिला होकर महिला के लिए बोल रही है, और आप भी महिला होकर के उस महिला का पक्ष नहीं ले रही है। ये बड़ी शर्मनाक है, ये बहुत शर्मनाक है ये कि महिला होकर के महिला का पक्ष नहीं ले रही है। आप महिला के साथ होकर महिला का पक्ष आप खेल सकती हैं। आप इसमें खेल सकती हैं कि आपको देवबंदी वोट दें क्योंकि आप मुसलमानों की रहनुमा हैं। आप मुसलमान कह के वोट मांगिए। इस देश में ये हम नहीं चलने देंगे। ये फतवे की राजनीति इस देश में नहीं चलने देंगे। इस फतवे की राजनीति इस देश में नहीं चलने देंगे। फतवा जारी होकर के देश में वोट नहीं मिलने देंगे। जिम्मेदारी है वो भी हम उसके खिलाफ थे, खिलाफ हैं। मैं तो यहाँ ये देख रही हूँ, जिनको जवाब देने की जिम्मेदारी दी है जनता ने, वो यहाँ पर सवाल पूछने के लिए आतुर हैं और कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं सर आप लोग दिनेश पाठक जी को। दिनेश पाठक जी, आपसे भी वही सवाल है और एचएल दुसाद जी से भी वही सवाल है। इसके बाद मैं आपके पास सर आऊंगी। सवाल ये है कि अगर प्रतीकों की राजनीति की जाती है, अगर ये कहा जाता है कि रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा जाता है, और बार बार कई डिबेट्स में मैं सुन चुकी हूं कि ये कोट किया जाता है, इस चीज का जिक्र किया जाता है कि देखिए इस देश के राष्ट्रपति जो हैं वो दलित हैं और बीजेपी सरकार ने ये काम किया है। तो उसके बाद क्यों ना, अगर प्रतीकों की राजनीति ऐसे ही होगी तो आखिर क्यों नहीं ये पूछा जाए, आखिर इस तरह का जब सवाल खड़ा होगा तो उसमें किसका दोष है? दिनेश पाठक जी, सवाल आपके बिल्कुल वाजिब हैं। हाँ। ये सवाल देश भी पूछता है, देश भी जानना चाहता है, लेकिन वही देश इन्हीं सवालों के पीछे जो बातें हैं उनके से गुमराह होकर वोट करता है। सारा मामला वोटों के आसपास का है। कतई किसी सूरत में रामनाथ कोविंद साहब को राष्ट्रपति जब बनाया गया है तो उसमें ये कहने की किसी को जरूरत नहीं। इसको भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से प्रचारित किया है। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदारों ने ठीक से प्रचारित किया है कि उनको दलित होने का लाभ मिला है। अन्यथा रामनाथ कोविंद साहब जैसे और भी दलित चिंतक इस देश में मौजूद हैं जिनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता था,
लेकिन उनको बनाया गया क्योंकि उस समय देश को ऐसी, भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे अस्त्र की जरूरत थी, वो अस्त्र काम कर गया। आप अगर फ्लैशबैक में जाके देखेंगे तो अंबेडकर साहब जब सारे दफ्तरों में छाए, अंबेडकर साहब किसी की प्रतिभा के, किसी के मोहताज नहीं है। अंबेडकर साहब को किसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है, लेकिन अंबेडकर साहब की प्रतिमा, जब अंबेडकर साहब तो गांव-गांव में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा, उनकी तस्वीर हर दफ्तर में लगाई गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, निश्चित तौर पर अच्छा काम है, निश्चित तौर पर अच्छा काम है। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे खतरनाक साजिश, लेकिन वो जो है दलितों के प्रति इस तरीके से तो दिखलाई है कि हम बाबा पंचायत साहब किसने को विकसित किया? करते हैं, गांधी- लेकिन उसने असल काम किया है कि अंबेडकर के लोगों का आरक्षण अंबेडकर जी के जन्म उन्होंने स्थान अपनी पर सारी एक कमरा ताकत तक लगाई नहीं है। बनाया था। दुसाद और जी को इतने बोलने दीजिए, संघर्षों कुमार में- अशोक जी ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए, दुसाद जी को बोलने दीजिए। हाँ शुभ्रा जी, मैं ये थोड़ा समय लूंगा और आपको हिस्ट्री में बोलिए, जाना उसके बाद मैं चाहूंगा। अशोक पूरा जी एक आपके घंटे का पास समय आऊंगी। लीजिए। 1 घंटे का बोलिए सर। शुभ्रा जी, ये आप जरा अतीत में जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये उदय होता है, वो होता है 7 अगस्त 1990 को मंडल की रिपोर्ट जब लागू होती है तब। मंडल की रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद से तो वैसे तो तमाम दल जो है उसके खिलाफ उतरते हैं, विशेष करके सुविधाभोगी वर्ग के लेखक है, पत्रकार है, मीडिया इत्यादि सभी उतर जाती है। लेकिन उसी समय जो है आरक्षण के खात्मे के लिए ये मंदिर मुद्दा उठाते हैं, और उसी मंदिर मुद्दे को उठा के अंततः ये सत्ता में पहुंचते हैं, और सत्ता में पहुंचने के बाद से संघ परिवार का एकमेव लक्ष्य था आरक्षण का खात्मा, और सारी की सारी सुविधाएं जो है इस सुविधाभोगी वर्ग सवर्णों के हाथ में सुलभ करा देना। इस मामले में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम किया, बात कांग्रेस की होती है। इस देश में जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी कल कारखाने हैं, जो भी गर्व करने लायक चीजें हैं, सारा का सारा नेहरू के जमाने का बना हुआ है, कांग्रेस के जमाने का बना हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से कांग्रेस के द्वारा खड़े किए गए उपक्रमों को बेचने का सिलसिला शुरू होता है। परवर्ती काल में आइए, इनका एकमात्र लक्ष्य था दलित पिछड़ों के आरक्षण का खात्मा। उस दिशा में मोदी का जो 5 सालों का कार्यकाल है, वो सारा का सारा ये है कि किस तरीके से आरक्षण का खात्मा किया जाए। इस क्रम में जो है आप देखेंगे कि जितने भी सरकारी उपक्रम में उन्होंने निजी क्षेत्र के हाथों में देने की कोशिश किया, रेलवे स्टेशनों को देने की कोशिश किया, हवाई अड्डों को देने की कोशिश किया, हॉस्पिटल इत्यादि ये कर रहे हैं। तो मेन उनका लक्ष्य था आरक्षण का खात्मा, और एक इस दिशा में वो सफल हो चुके हैं। अब ये मुद्दा खड़ा ना हो, इसके लिए तरह तरह के भावनात्मक मुद्दे उठाना जो है उनकी फितरत है। आपको बतला देना चाहता हूं कि सन 1925 में जब संघ की स्थापना होती है तो उस समय हेडगेवार ने 2 ही फार्मूले पर काम किया था। एक था हिंदू धर्म संस्कृति के उज्जवल पक्ष का प्रचार, और दूसरा मुस्लिम विद्वेष। सर मैं आपको इनकी टोकूंगी। सारी की सारी राजनीति जो है दुसाद जी मैं सिर्फ- आपको अब ये टोकूंगी। एक मुस्लिम सेकंड विद्वेष सर, हमने नहीं मुझसे किया। पूछने दीजिए, हमने मुझे सवाल महिलाओं पूछने के- दीजिए। अरे कुछ नहीं किया महिलाओं दुसाद जी, महिलाओं के प्रति। दुसाद जी, आपका जो है दुसाद जी, शुभ्रा जी, मैं आपको मुस्लिम बता महिलाओं दूं, को हमने- कभी दुसाद मौका जी, मिला तो मैं मुस्लिम डिटेल में महिलाओं एक बताऊंगा। सेकंड, पुरखा उठा संघ उठा के परिवार का दुसाद जी एकमात्र आपने लक्ष्य जो है दिखवाया। 7.5% मुसलमान पुरुषों महिलाओं की तो बात ही ना करें आप। मुस्लिम महिलाएं के महिलाओं को दायरे सबसे में पहले अधिकार दिलाने की बात हमने की है। एकदम मत बात मुस्लिम करें। महिलाओं को अधिकार अभी दिलाने की बात हमने की है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और के जो इलेक्शन उनका बताइए, जीवन स्तर था, बताइए, उस बताइए, जीवन एक स्तर में एक उनको करके हमने बात कीजिए, क्या कोई उनके discussion जीवन स्तर को उठाने की बात हमने की है। कर पाएगा, एक एक करके बात चेहरा कीजिए। दिखवाया। दुसाद जी, इससे दुसाद जी, शर्मनाक बात क्या है? एक सेकंड, मेरा सवाल है दुसाद जी, मुसलमान आपसे औरतों एक की बात आपत्ति करेंगे है। आपने बैठकर। बीजेपी की बात की, इस पर बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे, लेकिन बाकी पार्टियों के बारे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर भी कुछ बोलिए सर। और अगर वो लोग जो ये कहते हैं कि वो अंबेडकर को मानते हैं, वो लोग जो कहते हैं वो लोहिया को मानते हैं, अगर वहां से भी इस विचारधारा को, जाति की सिस्टम को, इस व्यवस्था को पुष्ट किया जा रहा है, तो फिर क्या? मायावती आखिर क्यों कह रही हैं दलित विक्टिम कार्ड, तो वो भी खेल रही है ना। ये तो इन लोग ने हम लोग को फील कराया है ना। शिवराज जी देखिए, फर्क पड़ेगा आपको। ये जो दलित पिछड़े समाज के नेता जो बात कर रहे हैं जाति के, तो इसके माध्यम से वो जो है जाति की वंचना को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस जिस तरीके से समाज वंचित हुआ है उसको किस तरीके से लिबरेट किया जाए, इस दिशा में देखिए इनका मैनिफेस्टो आ रहा है। आप इनके तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो पर जाइए, इवन कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है कि मोदी ने जिस तरीके से आरक्षण का खात्मा किया है, इनके बड़ी साजिश के तहत जो हायर एजुकेशन का दरवाजा हमारे लोगों के लिए बंद किया है, वहाँ पर ही अपने घोषणा पत्र के माध्यम से वंचितों को काफ़ी कुछ अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें सफल न हो, इसलिए मोदी एंड कंपनी की तरफ से जो है वो कोशिश हो रही है ताकि चुनाव जो है भावनात्मक मुद्दे पर आ जाए। और थोड़ा आपको ये बतलाना चाहूँगा कि मोदी का लक अच्छा है, मोदी के साथ टीम है, इस देश के साधु संत जितने हैं मोदी के साथ हैं, इस देश की 90% मीडिया मोदी के साथ है, इस देश के 90% राइटर मोदी के साथ है, इस देश का पूरा सुविधाभोगी वर्ग जो है मोदी के साथ है, जो नहीं चाहेगा कि असल में ये जो वंचना की बात है ये मुद्दा कभी उठे।
जो आर्थिक और सामाजिक विषमता जो एक्सट्रीम पर पहुंची है, मुद्दा कभी उठे तो मोदी कंपनी जो अपने प्रचार माध्यमों के माध्यम से चुनाव को इसी मुद्दे पर ये करती रहेंगी और आप जो डिबेट करवाती रहेंगी। ठीक है, नाई जी, नाई जी, 1980 में सबसे पहले DS4 था। एक मिनट मेरी बात है, मैं बता दूं, इनकी बात का जवाब मैं दे दूं। 1980 के पहले DS4 था और DS4 में उनकी कोई सफलता नहीं। नाई जी अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात रखूं। आप बहुत बड़े दलित हितैषी बनते हैं, रामनाथ कोविंद जी की बात करते हैं, तो इतने बड़े दलित हितैषी हैं तो प्राइम मिनिस्टर को उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते और खुद प्रेसिडेंट बन जाते। प्राइम मिनिस्टर कोई किसी को बनाता है क्या? आपको देश का संविधान ही नहीं मालूम है? संविधान तो पढ़ के आइए, तो आपसे कहता हूँ पढ़ के आया करिए, पढ़ के आया करिए। संविधान से होता है वो संविधान तो बनाता नहीं किसी को। देश की जनता, लोकतंत्र को पहले समझ लीजिए, ये तो मुलायम सिंह क्या होता है, ये जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी में यही होता है कि अखिलेश जी को बना दीजिए, डिम्पल जी को बना दीजिए, चाचा जी को बना दीजिए, चाची जी को बना दीजिए, भतीजे को बना दीजिए, क्योंकि आपकी समझ उतनी ही है। ऐसे नहीं होता है, ये संविधान है इस देश का और लोकतंत्र है। आपको बिना कुछ जाने हुए बोलने का हक नहीं है। आपके पार्टी में ऐसा होता है, ये मायावती ऐसा कर सकती है जिसके साथ आप मिली हुई है, और इसीलिए आपको महिलाओं के प्रति सम्मान की आदत नहीं है। आपने कहा महिलाओं का सम्मान आपके लिए अपेक्षित नहीं है। इस देश में जहाँ स्त्रियां स्वतंत्रता सकल व्यवस्था की राजनीति है, उसको दंडित करने का काम आपने किया है। आपको ये नहीं मालूम है कि महिलाओं का सम्मान कहाँ पर है इस संस्कृति में, इस भारतीय संस्कृति में महिला का सम्मान कहाँ पर है? वो डिम्पल कह रही है, आपकी डिम्पल जी कह रही है कि नहीं साहब वो तो बहुत छोटी सी बात है, उन्होंने कह दिया ऐसे छोटी बात नहीं है, और सीधा उनका छोटी सी बात का इतना बुरा मान रही है, बाकायदा जयप्रदा जी का नाम ले रही है और आप उसको कंसीव कर रही हैं, आप उसी को कंक्लूड कर रही हैं। पाकिस्तान में जाकर मोदी को हटाने की आप मांगते हो, आपको क्या मालूम? आपका समर्थन कर रहा है, इमरान सुप्रीम कोर्ट में दिनेश पाठक जी, क्या बातें आप कर रहे हैं? दिनेश पाठक जी, देखिए मेरे पास एक आंकड़ा है, मेरे पास एक लिस्ट भी है, उन सांसदों की लिस्ट है, उन नेताओं की लिस्ट है जिन्होंने जाति बंधन को तोड़कर, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि भले ही नेता ये कहते हैं कि जाति धर्म के आधार पर हम वोट नहीं मांगते, राजनीति नहीं करते, लेकिन जब चुनाव लड़ने का वक्त आता है तो वो वही सीट तलाशते हैं, उसी सीट की तरफ भागते हैं जिसमें उनकी खास जाति की या धर्म की बहुलता है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं भारतीय राजनीति में जिन नेताओं ने जाति बंधन को तोड़ करके, इन ये जो कैलकुलेशंस हैं, इन बंधनों को तोड़ करके चुनाव लड़ा भी, जीता भी। मैं एक बार नाम पढ़ देती हूं, और इसमें सभी दलों के नेता हैं, इसीलिए ये कह देना कि ऐसा ये मजबूरी है, जिस तरह का सिस्टम है उसकी मजबूरी है, ये कह देना बहुत ही उन्हें क्लीन चिट देने या फिर उनके लिए रास्ता आसान कर देने जैसा हो जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राजनारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अन्नू टंडन, जयाप्रदा, स्मृति ईरानी, निर्मल खत्री, हमने रिसर्च करके ये नाम निकाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस सीट की तरफ भागने की बजाय जो काम है या फिर जो जनता से कनेक्टिविटी है उस पर भरोसा किया और एक ऐसी सीट को चुना जहां पर हो सकता है कि उस जाति या धर्म का फायदा ना मिले जिसकी बात करते हैं, लेकिन फिर भी ये लड़े भी और जीते भी। तो क्यों नहीं ऐसा बहुलता में हो सकता है? मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। निर्मल खत्री फैजाबाद से चुनाव जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हारे ज्यादा हैं। और निर्मल खत्री की जो व्यक्तिगत साख है वहाँ उस शहर में, उस जनपद में, वो एक अच्छे इंसान की है। वो राजनीतिक रूप से तो है, राजनीतिक परिवार है वो, लेकिन उनकी साख व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी है एक इंसान के रूप में। उनके यहाँ ऐसा माना जाता है कि वो कभी, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो किसी जिलाधिकारी को, किसी एसडीएम को, किसी नायब तहसीलदार को उन्होंने कभी डांटा भी हो। तो ऐसी इमेज बनाने में हमारे ज्यादातर नेता जो हैं वो नाकाम साबित होते हैं, इसका मतलब शिवराज जी, ये जनरल सिद्धांत नहीं, ये तो एक्सेप्शन है, हर जनरल सिद्धांत का एक्सेप्शन होता है। अन्नू टंडन जी जो एक बार उन्नाव से चुनाव जीती हैं, वो हालात के नाते जीती हैं, उसमें जाति का कोई योगदान नहीं है। निश्चित तौर पर अन्नू टंडन एक कारपोरेट हाउस से आती हैं और वो आके अचानक उन्नाव से फाइल करती हैं नॉमिनेशन, और हालात उनके पक्ष में चले जाते हैं, चुनाव वहां जाति का मामला नहीं है। निश्चित तौर पर जिन नेताओं का आपने नाम लिया, अटल जी भी हारे हैं चुनाव, अंततः उन लोगों की श्रेणी में आप मोदी को तो नहीं रख सकते। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो बिस्तर पर थे, और जब 77 में ये स्थिति बनी, कैसे रख लिया आपने? स्मृति ईरानी को चुनाव नहीं जीती। जयाप्रदा जी तो जो
2 बार सांसद बनी सारे है, लोकसभा तो वो चुनाव हारी है। समाजवादी पार्टी की और तरफ से ये बनी बता- है। मैं जो उसके चार- बाद गई चार तो में थी ग्रेजुएट बिजनौर थी, से 19 में लड़ने, ग्रेजुएट ही नहीं। जरा एक मिनट गई को- तो थी, मैं- जमानत जब्त हो गई थी, लगभग 18,000 वोट मिले थे। इस अरे बार भाई, के आप उनका रिकॉर्ड चुप वही रहिए। रहेगा। ठीक है, अपने अपने हिसाब से आप लोग एक अलग लिस्ट बना जानकारी लीजिएगा, क्या बोलती है, अपने एक अपने कोई हिसाब चीज़ से एक आपके अलग पास लिस्ट कुछ आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन हाँ, 1980 इस के देश पहले में मैं ऐसे भी 20 राजनेता बात कर रहे रहा हैं था। जिन्होंने जाति धर्म के आप मेरी बंधनों को तोड़ा जानकारी है, बताइए। और ये कहा जा और ये बार बार कहा जाता जो रहेगा। मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, वहां से जातिगत को बांधने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले इस जातिगत आंकड़े को बढ़ाने का काम मुलायम सिंह जी क्या हुआ, और उसी को और आगे बढ़ाया मायावती जी ने। हमारे जिस समय राष्ट्रीय पर अध्यक्ष जी तो रोज जिस समय कहते पर हैं कि बराबर हम तो इन्होंने फील ही नहीं एक करते थे कि ध्रुवीकरण, हम पिछड़े एक थे। जाति छोड़िए, योगी जी ने गंगा जल से एक परिवार तक सीमित रहे ये कालिदास मार्ग लोग, और खुलवाया, उसके तो बावजूद हमें भी समझ इसको में आया कि राष्ट्रीय हम पार्टी पिछड़े का नाम बनते दिया। हैं। अब राष्ट्रीय हमने पार्टी कभी कोई पिछड़ा और अरे दलित भाई, नहीं एक मिनट देखा। बोलने देंगी? जो काम किया खाली हर चिल्लाना वर्ग के आता है लिए आपको? किया। सिर्फ चिल्लाना आता है कि सिर्फ आप चिल्ला तो बोलना आप भी सब देंगी? रहे हैं, चिल्ला तो आप सब रहे हैं। एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं सर? चिल्ला तो आप सब रहे हैं। टिप्पणी शुरू कर दी, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ रही हैं, ये आपकी मानसिकता है या तीन पुरुष आपकी बैठे मानसिकता उनको दिख कुछ गई नहीं है। कह रहे हैं। जो आपने जयप्रदा जी पर टिप्पणी खाली- की है वो खाली आपकी मेरे मानसिकता ऊपर- दिखा रही है खाली- कि खाली आप मेरे लोग ऊपर आप टिप्पणियां लोग हो रही हैं, आप क्योंकि लोग अपने महिला लिए, अरे हूं ना, आपको कुछ मिल महिला जाता तो हमें अच्छा हूं, लगता। आपकी मानसिकता आपको क्या मिल रहा है? अरे आपके तो मुख्यमंत्री एक ऐसे परिवार हैं के लोग, जो- एक जो बटे इतनी हुए गंदी परिवार के टिप्पणी लोग, मुसलमान राष्ट्रीय महिलाओं के लिए अध्यक्ष, करते हैं राष्ट्रीय कि मैं सचिव, बोल नहीं राष्ट्रीय सकती महासचिव, हूं। एक एक परिवार की सबको सीमा मालूम है। ऐसे यही मुख्यमंत्री मायावती हैं, क्या है, तो जब जिसकी इनके- जितनी इनके मुखिया ऐसे हैं तो बाकी लोग तो होंगे ही ऐसे महिलाओं के प्रति। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये कहने वाले लोग आज समाज में तो इसमें क्या खराबी है? इसमें इसकी बात कर रहे हैं इसमें क्या कि हम खराबी? समरसता क्यों पैदा डर- करना क्यों चाहते डर रहे हैं हैं। आप? दुसाद जी, समरसता क्यों पैदा डर रहे हैं करने आप? वाले लोगों की दुसाद सोच जी, है ये। संख्या भारी, ये उसकी उतनी टोटल भागीदारी सामंतवादी दुसाद जी, सामंतवादी डरने की क्या सोच बात के है? लोग हैं डरने जिनके की क्या पास बात सोच है? के नाम ठीक पर है, सिवाय दुसाद जी, सामंतवाद के कुछ नहीं है, एक सेकंड। जिनके पास जानकारी ठीक के है, नाम पर ठीक सिवाय है, चिल्लाने के लगातार कुछ नहीं, नहीं है। लगातार ये मत उस बोलिए, तरह के दूसरों को लोग मौका- हैं दूसरों को जो मौका आज दीजिए, इस देश दूसरों को में मौका एक दीजिए विभ्रम सर, पैदा दूसरों को मौका करना दीजिए। चाहते हैं। संख्या वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है। भागीदारी, दुसाद जी, ये डेमोक्रेसी की इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? जिसकी जितनी भागीदारी, ये जिसका हुरा उसका कूड़ा वाली बात है। दुसाद जी, अब ये ठीक है, अभिव्यक्ति की ठीक है, आजादी आपने में सवाल बहुत बड़ा खड़ा छेद किया। है। अब सोच इस ये बात पूरा दुसाद जी, जिसका सुनिए। हुरा उसका कूड़ा वाली बात है। आपने दुसाद जी, पूरी सुनिए। तरह से क्या खराबी शर्मनाक है। इससे अच्छी डेमोक्रेसी का दुसाद जी, मिसाल को नहीं सुनिए। है। दो मुद्दों पर केंद्रित है। आपने जात में बांटा, ये नहीं, एक डिबेट सेकंड, जात में एक हो रही है। सेकंड, कुमार मैं अशोक जात की जी, बात कर रहा कुमार हूँ, अशोक जिसकी जी, जितनी भागीदारी उसकी कुमार उतनी अशोक हिस्सेदारी, जी, आप जवाब ये दे लीजिए जातिगत ना, है। सर। आप जवाब ले लीजिए जो दुख आपने की बात सवाल खड़ा है किया है कि सर, क्या जाति इसे चेतना जातिवाद के से जोड़ा जा राजनीतिकरण सकता के है? मुद्दे पर ऐसा काम नहीं हुआ जो काम कांसी राम जी ने नहीं कर दिया। सर, एक सेकंड, दुसाद जी, जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या इसे जातिवाद से जोड़ा जा सकता है? जातिवाद है। जवाब दीजिए सर। हाँ बिल्कुल। अरे सुब्रा जी, आपको बताऊं, हाँ। सारी दुनिया की असल समस्या क्या है? शक्ति के स्रोतों का अनइक्वल बंटवारा है। सोर्सेज ऑफ पावर का अनइक्वल बंटवारा है ह्यूमन रेस की मेजर जो प्रॉब्लम है, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी, इसका कारण है। अगर आप जो है शक्ति के स्रोतों का वाजिब बंटवारा करना चाहती हैं तो डेमोक्रेसी का कुमार मतलब जो अशोक होता है जी, जिसकी मुझे जितनी बहुत संख्या खुशी बढ़े, हुई कि जाते उसकी जाते अनुरूप- आपने आरक्षण का विरोध कर ही दिया। आपके नेता मंच से कहते हैं कि माई का लाल कोई नहीं आरक्षण खत्म कर सकता है, यहाँ पर आपने बैठ करके आरक्षण का विरोध कर ही दिया, है ना? जबान पर आ गया ना आपके? कि समाज में क्रीमी लेयर की बात की, समाज में क्रीमी लेयर की सर, बात अब सुप्रीम आप कोर्ट ने की है मुकरिए मत कि सर। क्रीमी लेयर को हटना अब आप चाहिए। मुकरिए उसमें मत यादव सर। भी शामिल है। जो तब मुलायम आरक्षण- सिंह जी ने अपने को अहिर कर दिया। उन्होंने आरक्षण यादवों को अहिर कर जिसे दिया। जाति प्रथा को ये खत्म जो- करने का ये एक जो जरिया सिस्टम बताया है, गया है इस सिस्टम भारतीय से बचने संविधान के में। लिए पूरे तौर पर इन्होंने ये स्थिति पैदा की है। जाति कि प्रथा को आज खत्म समाज करने को का जिसे बांटने जरिया वाले बताया लोग गया है, जब उस तक पर बाहर आपने नहीं प्रहार किए कर ही दिया। जाएंगे और ये 23 तारीख को फैसला हो जाएगा कि इनके हाथ में कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जो 1992 का ख्वाब देख रहे हैं, बाबू साहब कि जो 1992 का ख्वाब देख रहे हैं वो समाप्त हो चुका यानी है। कि अब जो- जनता जागरूक है, जनता कार पे वोट देगी। चलिए, बहुत वो शुक्रिया आप सभी आपके काम से भ्रष्टाचार पे बातचीत वोट करने नहीं के देगी। लिए। बहुत शुक्रिया। जाति जाति हर पार्टी कर रही है, धर्म धर्म हर पार्टी कर रही है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे जरिए हैं हमारे संविधान में, ये दिया गया है प्रावधान की जाति प्रथा को मिटाने के लिए, उसे दूर करने के लिए क्या हो, क्या उस पर भी चोट करने की कोशिश की जा रही है? आप सोचिएगा जरूर। इस वक्त इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।